क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम हरियाणा लाइनमैन के पेपर का सॉल्यूशन देख रहे हैं बहुत आराम से, बहुत अच्छे से। हरियाणा लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट की जो पिछली वैकेंसी थी काफी बड़ी, काफी अच्छी, शानदार वैकेंसी थी, जिसमें पदों की संख्या बहुत ज्यादा थी और बच्चों ने बहुत सिलेक्शन लिए, क्योंकि जितनी ज्यादा पदों की संख्या होगी उतना ही ज्यादा मजा आएगा। अब हरियाणा लाइनमैन की वापस भर्ती आ रही है, तो वापस बच्चे एक्टिव मोड में आ गए कि भाई हरियाणा लाइनमैन की तैयारी करनी है और हमें लाइनमैन बनना है। तो वो उस मोड पे आ गए कि हमें अब लाइनमैन के लिए पूर्णतः तैयारी करनी है। लेकिन जब हरियाणा लाइनमैन की तैयारी कर रहे हो तो पहले थोड़ा सी चीज समझ लो। मैं आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा, आपको पेपर का लेवल तो समझ में आ ही आएगा, क्योंकि एक एक सवाल का सॉल्यूशन होगा। लेकिन आपको ये देखो कि सवाल आते कैसे हैं, कहां से आते हैं और किस किस टाइप के होते हैं। आपको जब सिलेबस के बारे में ये पता है कि 20% आपके नॉन टेक आता है, 10% कंप्यूटर आता है, 70% इलेक्ट्रीशियन आता है, तो सारा सिलेक्शन कौन करवाएगा? इलेक्ट्रीशियन करवाएगा। ठीक भाई। अब इलेक्ट्रीशियन कराएगा तो इलेक्ट्रीशियन में क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ है, आपके सामने वायर जॉइंट दिया जिसमें केबल और वायर जॉइंट के साथ सोल्डरिंग दी है। लेकिन उन्होंने दिया सोल्डरिंग है, परीक्षा में जाके पूछा वेल्डिंग है, बट वेल्डिंग सवाल तो वो आया, दिया सोल्डरिंग था, लेकिन सवाल किसके जाके पूछा? वेल्डिंग का भी पूछा। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी दी है, इनके सवाल अच्छे पूछे गए। मैग्नेटिज्म पूछे गए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कैपेसिटर है, इंडक्टिव गुण है, एसी सर्किट है, पॉलीफेज है, बैलेंस अनबैलेंस लोड है। मेजरमेंट से काफी सवाल पूछे थे, एमआरआई से सवाल नहीं पूछा। पावर सिस्टम से सवाल पूछे थे, सुरक्षा युक्तियों पर ज्यादा पूछे थे, बाकी उत्पादन और वितरण पर ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे उन्होंने। सब स्टेशन इक्विपमेंट, स्विच गियर, ये इन पर थोड़ा सा सवाल फिर भी पूछा था। अर्थिंग पे सवाल पूछे गए थे, ट्रांसफार्मर पे सवाल ठीक थे और डीसी मोटर पे भी थे, लेकिन एसी मोटर पे सवाल नहीं थे। सिंगल फेज, एसी 3 फेज जो एसी मोटर है उनके ऊपर सवाल नहीं थे। मोटर का स्टार्टर में एक सवाल पूछा गया था, जो डीसी मोटर का स्टार्टर 4 पॉइंट वाले का पूछा था। डोमेस्टिक वायरिंग के बारे में उन्होंने सवाल पूछे थे 4-5, जिसमें कंट्रोल पैनल वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग शामिल कर दी। बैटरी एंड सोलर सेल पे 3 से 4 सवाल पूछे गए थे, जो बैटरी से रिलेटेड थे। सोलर सेल का खुद का एक ही सवाल था कि सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बहुत ज्यादा कोई भारी सवाल नहीं पूछा। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 2-1 सवाल पूछे, दोनों आसान पूछे। और केबल मैनेजमेंट के पूछे, प्रदीप्ति के सवाल पूछे, 2-3 ठीक है। और अंडरग्राउंड केबल पूछा। यानी कहने का मतलब कुल मिला के पूछे तो सभी के सवाल गए हैं, और इसके अलावा जो टॉपिक आपको नहीं दिख रहा ना वो भी पूछा गया है। लेकिन पेपर का लेवल इजी आया था, पिछली बार ज्यादा टफ आया नहीं था। लेकिन हम इजी के भरोसे नहीं बैठते हैं, हम उस लेवल पे तैयारी करते हैं कि हमारा हर बच्चा सिलेक्ट हो, जो कोट लेगा हो, जो भी सिलेक्ट हो कोट लेगा हो। इसलिए मैं पिछली बार मैंने काफी अच्छे लेवल से पढ़ाया, पेपर आसान आया, बच्चे खुश हो गए। अच्छा, मजा क्या है कि आप जब पेपर हॉल से बाहर निकलोगे तो आपको एक चीज हो जानी चाहिए कि यार पेपर तो आसान था। ये लाइन बोलने के लिए आपको कितनी रातें जागनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आप ये लाइन बोल पाते हैं यार पेपर तो आसान था। तो आपको उस लेवल पे तैयारी करनी है कि जी पेपर तो आसान था, उस लेवल पे तैयारी करनी है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो चलो बिना देरी के अब सवालों के सिलसिला शुरू करते हैं हरियाणा लाइनमैन के। तो सभी विद्यार्थी देखना ध्यान से। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से प्रणाम जी, प्रणाम, खुश रहो। ओके जी, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ना भाई, ठीक है। अब देखो कि ये हरियाणा लाइनमैन के नए बैच है जो 6 अगस्त से शुरू होंगे। 6 अगस्त से जो शुरू होंगे, इलेक्ट्रीशियन और आपके पास कंप्यूटर है वो तो लाइव रहेगा, इलेक्ट्रीशियन एंड कंप्यूटर तो लाइव रहेगा, और बाकी आपके पास है जो रिकॉर्डेड रहेगा, नॉन टेक है वो रिकॉर्डेड के फॉर्म में रहेगा। इलेक्ट्रीशियन कंप्यूटर लाइव है, तो ये कंप्लीट बैच 2400 को लोगे। इसमें इलेक्ट्रीशियन और कंप्यूटर तो क्या आएगा? लाइव। और इसमें भी इलेक्ट्रीशियन कंप्यूटर लाइव है, इसमें नॉन टेक भी आएगा। केवल इलेक्ट्रीशियन या कंप्यूटर लोगे तो केवल इलेक्ट्रीशियन कंप्यूटर आएगा। अच्छा, लाइव के साथ रिकॉर्डेड बैच भी कंप्लीट मिलेगा। लाइव के साथ साथ क्या मिलेगा भाई? रिकॉर्डेड बैच भी कंप्लीट आपको पूरा का पूरा मिलेगा, ताकि कोई दिक्कत किसी को नहीं रहेगी। इस बात का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अब हम सवालों के सिलसिले पे आते हैं। ये रामबाण बुक है, ऑब्जेक्टिव के लिए बुक है, और ये है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की थ्योरी बुक है। इसमें थ्योरी है, पूरी थ्योरी बुक है। तो दोनों बुकें बहुत ज्यादा जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। अब ये सवाल देखते हैं, आप कहोगे सर ये सवाल हमारे कौन से टॉपिक का है, ये सवाल हमें क्यों पूछा गया? ये सवाल आपके टॉपिक का है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, वर्कशॉप कैलकुलेशन के कारण पूछी गई है।
ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में मापने की इकाइयां क्या है? एमकेएस, एपीएस, सीजीएस, इनमें से कोई नहीं। ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड होता है सीजीएस। एपीएस क्या होता है? एपीएस होता है फुट, पाउंड और सेकंड, ये आपके एपीएस है। एमकेएस क्या होता है? मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये आपके एमकेएस है। अब इन सभी प्रणालियों को मिला के भाई एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाओ, तो हमने बढ़ाई थी एसआई। एसआई प्रणाली एक तरह से एमकेएस प्रणाली का संशोधित व परिवर्तित रूप था। किसका था भाई? एमकेएस का ही था। सीजीएस प्रणाली है, इसका दूसरा नाम भी है गाउसियन प्रणाली। कौन सी प्रणाली कहते हैं इसे? सीजीएस प्रणाली को कहते हैं गाउसियन प्रणाली। और ये हमारे पास कहां शुरू हुई थी? फ्रांस की है भाई, ये फ्रांस में शुरू हुई थी। ये हमारे पास सीजीएस प्रणाली की खास बात है। दूसरा, एक गज में कितना फीट है? बहुत आसान सवाल होता है। एक गज में 3 फीट होता है। जैसे मान लो आपको पूछे एक मील होता है, एक मील में हमारे पास कितने फरलांग होते हैं? तो 8 फरलांग होते हैं एक मील में। एक फरलांग जो होता है उसमें कितने गज होते हैं? तो आप कहेंगे 220 गज होते हैं। एक गज होता है उसमें कितने फुट होते हैं? तो एक गज में 3 फुट होते हैं। और एक फुट होता है उसमें इंच कितने होते हैं? एक फुट में 12 इंच होते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? इसी प्रकार आप ये समझ ले, 1 किलोमीटर होता है उसमें मीटर कितना होता है? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में मिलीमीटर भी 1000 होते हैं। ये तो हो गए इसका। अब देखो एक जो मील होता है उसमें मीटर कितने होते हैं? तो एक मील में 1609 मीटर होते हैं। और एक नॉटिकल मील कह दो या नाविक मील कह दो या समुद्री मील कह दो, तो नॉटिकल मील कह दो, नाविक मील कह दो या समुद्री मील कह दो, इसके अंदर आपको पूछे कितना होता है? तो आप कहेंगे 1852 मीटर होता है। आपको ये पूछ ले कि एक जो इंच होता है उसमें सेंटीमीटर कितना होता है? तो आप कहना 2.54 सेंटीमीटर है। तो 1 फुट में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 30.48 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये सब आंकड़ा वर्कशॉप कैलकुलेशन में दिया होता है, लेकिन आपको बहुत आसान सवाल पूछा, ये पूछता तो भी आसान, ये पूछता तो भी आसान, आप तुरंत कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। अगला एक सवाल अच्छा है कि नियम के अनुसार किसी भी बंद परिपथ, किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह सतह से गिरे कुल आवेश के बराबर होता है। ये बंद परिपथ है, इससे सतह से गुजरने वाला जो विद्युत प्रवाह, अब सतह के अंदर टोटल आवेश है ना, इस आवेश के बराबर होता है। इसलिए इसमें जो हमारे पास प्रमुख रूप से एक सूत्र होता है वो ये होता है फाई एप्सिलॉन फाई समानुपाती क्यू एनक्लोज्ड। अच्छा, क्यू एनक्लोज का मतलब क्या होता है कि जो अंदर जितना भी आवेश उपस्थित है, अंदर कुल आवेश, अंदर का कुल आवेश है ना, अंदर का कुल आवेश, तो यही तो आप कहना चाह रहे हैं। किसी सतह से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह यानी फ्लक्स सतह से गिरे कुल आवेश क्यू एनक्लोज्ड कुल आवेश के बराबर हो, तो ये रहा। तो फाई एनक्लोज ई डॉट डीएस या क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास कौन सा नियम है? ये गॉस का नियम है। कौन सा नियम है? गॉस का नियम। गॉस का नियम है जो पॉइंट चार्ज के लिए भी लागू होता है, लाइन चार्ज के लिए लागू होता है, इनफाइनाइट सीट, इनफाइनाइट सीट इनफाइनाइट सीट और गोलाकार सेल, इन सभी के लिए लागू होता है। गोलाकार सेल इन सभी के लिए लागू होता है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हो गया गॉस का नियम के बारे में। ओके, अगला सवाल है हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जब दो समान आवेशित कणों को पास में लाया जाता है तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं। आवेश एक आवेश है, ये हमारे पास दूसरा आवेश है,
दोनों को पास में लाएंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। दो अलग अलग आवेश है, एक प्लस का एक माइनस का, ये दोनों पास आएंगे तो क्या हो जाएंगे, आकर्षित। किसी भी आवेशित कण की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, आवेश के कार्य करने को क्या कहते हैं, विभव। क्योंकि V बराबर होता है हमारे पास क्या है, W/Q होता है। मात्रक भी आप क्या कहते हैं, जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति क्या होता है, कूलाम। यहां आप क्या कह दो, उसको वोल्ट कर दो। इकाई आवेश को अनंत क्षेत्र से वैद्युतिक क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य होता है, तो ये हमारे पास कार्य कहलाता है। या आप ये कह दोगे विभव बराबर कार्य बटा आवेश। लास्ट लाइन वापस पढ़ लो, क्या कह रहा है, किसी आवेशित कण की कार्य करने की क्षमता, आवेशित कण का कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी, विभव कहलाएगी, विद्युत शक्ति नहीं कहलाएगी। ये विभव मतलब विभव संभाव्यता, पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कहलाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, अरे कूलाम नहीं होगा भाई, विद्युत शक्ति कहां की बात कर रहे हैं, हम बात विभव की कर रहे हैं। विद्युत संभाव्यता ये है पोटेंशियल। आप ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश के कारण हिंदी के कारण कंफ्यूज हो गए हो, ये हो सकता है। इंग्लिश में तो था तो सही, लेकिन लेके अभी हिंदी आए हैं अभी, ठीक है। किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ, किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ किसके द्वारा मापा जाता है, ओम के द्वारा, वाट के द्वारा, वोल्ट के द्वारा, एम्पियर द्वारा, अप्रत्याशित। किसी चालक में प्रेरित ईएमएफ है, किसके द्वारा मापा जाता है, ईएमएफ है तो निश्चित रूप से वोल्ट के द्वारा मापा जाएगा। ईएमएफ है जो हमारे पास स्रोत के द्वारा होगा, स्रोत द्वारा क्या उत्पन्न होता है भाई, ईएमएफ होता है। ईएमएफ किसे कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो, तो इसका मात्रक तो वोल्ट ही है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वह बल जिसके कारण धारा का प्रवाह हो, इसे हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अच्छा, ओम किसका मात्रक होता है, ओम होता है प्रतिरोध का। वाट किसका होता है, वाट होता है शक्ति का। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर होता है धारा का। और वोल्ट हमारे पास किसका है, हमारे पास वो वोल्ट ईएमएफ का भी है, वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल का भी है, और वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का भी, उन सबका क्या होता है, वोल्ट होता है। आसान सवाल। अगला सवाल है, ओम के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रवाहित धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती है। ओम का नियम, सबसे पहले तो ओम ने यह दिया था कि बंद परिपथ में प्रवाहित धारा वोल्टेज के समानुपाती होगी। तो यहां से निकला I बराबर V गुणा G, ये तो हुआ पहली कंडीशन। इस कंडीशन को हमने ठीक करके हमने क्या बनाया भाई, V समानुपाती I, जिसके कारण हमारे पास क्या है, V बराबर I R आया। और इन्होंने तो पूछा किसके बारे में भाई, धारा के बारे में। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। अब पूछा है प्रवाहित धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो I समानुपाती 1/R। R का मान बढ़ेगा तो धारा का मान घटेगा, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती है, प्रतिरोध के। और जबकि आप जानते हैं वोल्टेज का तो हमारे पास क्या है, तो वोल्टेज के तो समानुपाती है, ठीक है। पावर के क्या है, पावर के जो है धारा का वर्ग है वो समानुपाती है। प्रतिरोध के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अच्छा, यहां पर आपको V और G कांस्टेंट है। इससे एक बात और भी ध्यान रखना, चालक तो G बराबर 1/R होता है। चालक तो का मात्रक भी क्या होता है, महो। क्या होगा भाई, मात्रक महो। अगला सवाल, विद्युत धारा की मात्रा I, प्रतिरोध R और विद्युत धारा के प्रवाह का समय T के साथ विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का सूत्र क्या है। क्या कह रहा है भाई, हमें यह कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का सूत्र। विद्युत ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलना है, उष्मा ऊर्जा में। तो उसको बदलने का सूत्र क्या है भाई, H बराबर क्या आता है, I²RT। सबसे पहले जूल का नियम है H समानुपाती I²। H समानुपाती क्या है, R। H समानुपाती क्या है, T। ये सारे अलग अलग नियम किसने दिए, जूल ने।
और ये जूल का नियम है तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी, और आई स्क्वायर आर टी कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H हमारे पास उष्मा है, और उष्मा है जो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। उष्मा एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा, यानी ऊर्जा का रूप होती है। तो इसलिए ऊर्जा का मात्रक यदि जूल है तो उष्मा का मात्रक भी क्या होता है भाई? जूल ही होता है। क्या होता है? जूल। नियम किसने दिया? जूल का नियम है। सर आपसे स्टडी करके छोटे भाई की जॉब बार्क में लगी है, अब आपका आशीर्वाद से हम पर भी बनाए रखना, हम भी जल्दी से जल्द गवर्नमेंट जॉब लग जाएंगे। निश्चित रूप से भाई 100% आप निश्चित रूप से लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बढ़िया तरीके से लगोगे। अगला भाई, एक लैंप का प्रतिरोध 10 ओम है और इसके माध्यम से धारा 2 एम्पियर है, इसकी शक्ति क्या है? एक लैंप का प्रतिरोध 10 ओम है और इसके माध्यम से धारा 2 एम्पियर है, तो इसकी शक्ति क्या है? बताइए भाई, इसकी पावर के बारे में बताइए कि इसकी पावर क्या है। लैंप का प्रतिरोध कितना ओम है? 10 ओम। माध्यम में धारा कितने एम्पियर है? 2 एम्पियर। पावर पूछिए तो P बराबर तो VI होता है, या P बराबर यहां जो दिया गया उसके अनुसार तो आई स्क्वायर आर करो, क्योंकि I और R दिया है। आई स्क्वायर आर क्या? तो I का मान कितना? 2, 2 का स्क्वायर R कितना? 10, तो 4 इंटू 10 कितना आएगा भाई? 40। ये आपका 40 वाट है जो करेक्ट हो गया। 40 वाट क्या हो गया भाई? करेक्ट हो गया। क्लियर मामला भाई? अगला सवाल, 6 ओम और 4 ओम प्रतिरोधक 240 वोल्ट आपूर्ति के माध्यम से समांतर में जुड़े हुए हैं। ठीक बात है। तो परिपथ में के माध्यम में प्रवाहित धारा कुल कितनी होगी? जैसे मान लो मैं कहता हूं ये 240 वोल्ट है, ये कितने वोल्ट है भाई? 240 वोल्ट है। ओके भाई, 240 वोल्ट है, यहां पर कितनी धारा है और अगली जगह कितनी धारा, ये आप देख लीजिए ध्यान से। ये हमारे पास है 6 ओम, ये हमारे पास है 4 ओम। ठीक है, 240 वोल्ट है और यहां पर आपको धारा प्रवाहित होगी। तो आप बताइए I बराबर क्या होगा? तो आप कहेंगे I बराबर आएगा हमारे पास V बटा R, लेकिन इसके लिए हमें R निकालना पड़ेगा। इसको सोल्व करेंगे तो R क्या होता है भाई? इनका R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? 6 गुणा 4 बटा 6 प्लस 4, 24 बटा 10 बराबर क्या आता है? 2.4, तो 2.4 आएगा। I बराबर V बटा R है, V कितना है? 240, R कितना है? 2.4, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 100, ये 100 एम्पियर आ जाएगा। 100 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है? तो 100 एम्पियर है बी ऑप्शन करेक्ट। 100 एम्पियर कौन सा ऑप्शन है? तो 100 एम्पियर है बी ऑप्शन करेक्ट। 100 एम्पियर कौन सा है भाई? तो 100 एम्पियर है जो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्लियर? चलो, एक कारखाने में निम्नलिखित उपकरण चालू है। ये थोड़ा ठीक सवाल है क्योंकि आप यूनिट निकालते हो तो KWH निकालते हैं, और KWH क्या होता है भाई? आपके पास वाट इंटू घंटा बटा हजार, वाट इंटू घंटा बटा हजार, ये सूत्र रहता है। अब जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसमें 3 भाग दिए हैं, क्योंकि 2 HP की मोटर प्रतिदिन 3 घंटे चल रही है, 100 वाट का लैंप प्रतिदिन 12 घंटे चलता है, और 1000 वाट हीटर प्रतिदिन 3 घंटे चलता है, और 30 दिन का पूछा है। ठीक है भाई, सबसे पहला है 2 HP की मोटर, तो वाट कितने हुए? तो आप कहेंगे 2 गुणा 746 कर दो। 746 लेना भी, 746 लिया जाता है ज्यादातर जगह पर, और वैसे भी आपको दिक्कत आएगी नहीं, समझ में आ जाएगा। आसपास ही उत्तर है नहीं, वो तो एग्जैक्ट मिलेगा आपको, दूर दूर ये। तो 2 HP मोटर, ये तो वाट हो गए। कितने घंटे चलती है? 3 घंटे। 3 घंटे एक दिन में चलती है, और पूछा इन्होंने 30 दिन का है, तो गुणा करोगे 30 बट्टा क्या आएगा भाई? 1000। ये गुणा करके उत्तर आप मुझे बताओगे कितना आया। दूसरा हमारे पास क्या है कि 100 वाट लैंप प्रतिदिन 12 घंटा चलता है, वाट कितना है? 100
प्रतिदिन कितना घंटा चलता है? 12 घंटा, और गुणा 30 बटा 1000, 0 से 0, 0 0 0 0, बार तीय कितना आ गया भाई? 36, 3, ठीक है। 100 वाट लें प्रतिदिन 12 घंटे, 1000 वाट हीटर प्रतिदिन 3 घंटे, 1000 वाट हीटर है, प्रतिदिन 3 घंटा चलता है, 30 दिन में कितना चलेगा? बट्टा क्या है भाई? 1000, 0 0 0 0 0 0, 30 90। अब आप इनको जोड़ोगे तो 90 और 3 कितना हो गया भाई? 120, 126 तो यही हो गए। और ये मान काफी ज्यादा है, क्योंकि भाग दोगे तो 7 दूना 14, 9, 14 गुणा 9, 100 से तो ऊपर जाएगा। तो 100 से ऊपर जाएगा तो ये उत्तर आएगा नहीं, ये उत्तर आएगा नहीं, ये उत्तर आएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि अब जो इन सबको जोड़ोगे ना, तो जो उत्तर आएगा वो हमारे पास यही आ सकता है। ये तो पहला लॉजिक है ना, यही आ सकता है, नहीं आ सकता? 134.28, बिल्कुल सही बात है भाई। ये 134.28 है, ये 36 है, 90 है, सबको जोड़ा तो कितना आया? 260.28। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? डी। इसलिए इन्होंने कंफ्यूजन दिए ही नहीं। बेल का नॉन टेक्निकल लेना, बेल का उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल शामिल ही है भाई, पूरा कोर्स हमने डाल रखा है। किसी प्रतिरोधक में वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवीयता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवीयता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल सहित बताता हूं कोई चीज। ये आपके पास 5 ओम की है और ये आपके पास 10 ओम का है, और यहां से आपने लगाई एक बैटरी लगाई। मान लेते हैं बैटरी 30 वोल्ट की है, 30 वोल्ट की बैटरी है। तो इस बैटरी से आपको ये तो पता चल गया आपको बैटरी से ये तो पता चल गया यहां से आपके धारा निकलेगी। क्या निकलेगी? धारा। अब यहां पर प्लस के निशान से धारा निकलती है, लेकिन प्रतिरोध पूछा है। प्रतिरोध में जहां धारा प्रवेश करेगी वो निशान प्लस का, जहां से धारा निकलेगी वो माइनस का। जहां धारा प्रवेश करेगी इसमें वो प्लस का, और जहां बाहर निकलेगी माइनस का। तो बताओ ये ध्रुवता, वोल्टेज ड्रॉप की ध्रुवता किसके द्वारा निर्धारित हो गई? धारा की दिशा के द्वारा। यदि धारा इधर से आती तो ये प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता, लेकिन धारा हमारे पास किधर से आ रही है? इधर से। जहां धारा प्रवेश करेगी प्लस, निकलेगी माइनस। तो ये हमारे पास प्रतिरोध के मान पर नहीं है, धारा के मान पर नहीं होती ध्रुवता। ध्रुवता प्रतिरोध विद्युत धारा की दिशा पर होगी। ये क्या होगी? धारा की दिशा पर, धारा के मान पर नहीं, धारा की दिशा पर होगी। क्लियर है मामला भाई? चालकता की इकाई क्या है? ओहो, देखो भाई, एक होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है जी बराबर 1/R। तो इसके मात्रक है 1 ओम, या आप कह दो ओम इनवर्स, या इसी ओम इनवर्स को उल्टा कर दिया हो गया महो, या आप लिख दो महो, या आप लिख दो सीमेंस। इसमें से कोई सा लिख, इन्होंने क्या लिखा? सीमेंस। और जैसे ही हम एक दूसरा नाम देखते हैं कंडक्टिविटी होती है सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। कंडक्टिविटी होती है 1/ओम इंटू मीटर, या इससे कह दो महो प्रति मीटर, या सीमेंस प्रति मीटर। तो बाकी तो कोई ऑप्शन में है क्या भाई? नहीं है। तो हमारे पास यही है, सीमेंस वाला आंसर हो गया। अब हमारे पास जूल किसका होता है? जूल होता है ऊर्जा एवं उष्मा का। ऊर्जा एवं उष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। पूछे लक्स किसका होता है? लक्स होता है प्रदीप्ति का, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? ई से। और लक्स प्रति मीटर नहीं होता, लक्स प्रति मीटर स्क्वायर भी नहीं होता, लक्स प्रति मीटर किसी का नहीं है। ओके जी। खुले परिपथ में धारा कितनी होती है? ओपन सर्किट के अंदर पूछा, आसान पेपर है, देख लो आपके सामने। तो सवाल पूछा ओपन सर्किट का। ओपन सर्किट यानी खुला परिपथ। खुला परिपथ में धारा का प्रवाह होता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। धारा क्या हो जाती है? 0।
और वोल्टेज है वहां पर मैक्सिमम आएगा। लेकिन जैसे ही आपको शॉर्ट सर्किट का पूछ ले, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है लघु परिपथ। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? लघु परिपथ। तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? तो शॉर्ट प्रतिरोध 0 हो जाता है, धारा कितनी हो जाती है? अनंत, और वोल्टेज भी हो जाता है 0। सामान्यतः बहुत अधिक खुले सर्किट का प्रतिरोध 0 होता है, गलत बात है। फ्यूज को ब्लो करने के लिए प्राप्त होता नहीं, प्रतिरोध क्या होगा? उच्च होगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। कंफ्यूजन है ही नहीं। ओके जी, तो ये आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, पूरी। अगला सवाल, धारिता का अनुपात क्या है? क्या इन्होंने कहा भाई? इन्होंने कहा है धारिता का अनुपात क्या है? वोल्टेज का वोल्टेज है, वोल्टेज का चार्ज है, चार्ज का वोल्टेज है, धारिता होती है सी। सी बराबर होता है Q बटा V, यानी कि चार्ज बटा वोल्टेज है, चार्ज का वोल्टेज से होगा अनुपात। इसका मात्रक निकाल दो, तो मात्रक एक तो आ गया कूलाम प्रति वोल्ट है, एक तो मात्रक क्या है? कूलाम प्रति वोल्ट, और दूसरा मात्रक हमारे पास है फेराड। दूसरा मात्रक क्या होता है? फेराड। तो ये होता है C बराबर Q बटा V, चार्ज का वोल्टेज से अनुपात है। चार्ज का किससे है भाई? वोल्टेज है। साइन तरंग का औसत मान पीक मान का कितने गुना होता है? देखो, साइन तरंग में एवरेज वैल्यू होती है जो अधिकतम मान 2Im बटा पाई होता है, जिसको हम सरल करके क्या कहते हैं? बराबर 0.637 गुणा Im। तो औसत मान अधिकतम मान का 0.637 गुणा होता है। लेकिन यदि RMS मान पूछते तो RMS बराबर क्या होता है भाई? Im बटा √2। और ये हमारे पास मान कितना आता है? RMS का मान 0.707 गुणा Im, 0.707 गुणा Im, ये है। ठीक है, ओके। अगला सवाल, किसी परिपथ की प्रतिबाधा का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? किसी परिपथ की प्रतिबाधा का व्युत्क्रम है वो क्या कहलाता है? प्रतिरोध, प्रेरकता, धारिता, प्रवेशिता क्या कहलाता है? प्रतिबाधा होती है Z बराबर होती है 1/Y। तो Z बराबर क्या होता है? 1/Y। तो हमारे पास Z है प्रतिबाधा, Y कहलाता है एडमिटेंस। इंग्लिश में क्या कहलाता है? एडमिटेंस। और हिंदी में क्या कहलाता है भाई? तो हिंदी में कहलाता है प्रवेश्यता। प्रवेश्यता हिंदी में क्या कहलाता है? तो हिंदी में कहलाता है प्रवेश्यता, उसमें कहलाता है एडमिटेंस। क्लियर? तो ये हमारे पास प्रवेश्यता को प्रवेश कह दो, यहां पर ये Y से डिनोट कर दो, ये होता है। सी का आएगी प्रतिबाधा का व्युत्क्रम। सी बढ़ो, तुम किधर से सी धारिता लाए? प्रवेश प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होता है एडमिटेंस, एडमिटेंस तो प्रवेश्यता होगी, प्रवेश्यता उन्होंने प्रवेश लिख दिया। धारिता कैपेसिटेंस है, इसका व्युत्क्रम तो होता है इलास्टेंस। टेक्निकल हेल्पर वाला ने नहीं पूछा। ध्यान से देखो भाई, ऐसे क्या उबड़ खाबड़ कर रहे हो? उबड़ खाबड़ मत करो। एक तो बात यह कि जो इसकी मैं PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा भाई। कौटिल्य क्लासेस जोधपुर नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर ये मैं अपलोड कर दूंगा। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर आपके अपलोड हो जाएगी। ठीक है। विद्युत 5 कोस 100 πt + 100 एम्पियर द्वारा प्रतिबाधा 4-j3 ओम को दी गई औसत शक्ति का मान कितना है? पूछा औसत शक्ति कितनी है? शक्ति यानी पावर है। पावर बराबर क्या होती है? यहां P निकालने का सीधा सूत्र है I²। I कौन सा है भाई? RMS इंटू क्या निकाल दो? R। ठीक है। अच्छा, अब IRMS क्या होता है ये भी ध्यान रखना। IRMS होता है Im बटा √2। अभी जस्ट पहले लिखाया था मैंने, ये देखो Im बटा √2। तो Im बटा √2
आई एम बटा रूट 2 है। आई एम का मान कितना है 5, 5 कोस ये मान है तो मान तो 5 ही है ना, 5 बटा रूट 2 ये है। अब वैल्यू पुट करो तो P बराबर आई स्क्वायर आर में से क्या लिखोगे भाई 5 बटा रूट 2, इसका क्या है स्क्वायर इंटू आर। अब देखो कि ये हमारे पास क्या है जेड है, जेड बराबर क्या है 4 माइनस J3। ऐसा किस में होता है, ऐसा तब होता है जेड बराबर R माइनस JX, यही होता है ना भाई। तो बताइए कि हमारे पास R का मान कितना है, तो आपके आंसर R का मान तो 4 ही है, तो 4 लिखो, पुट करो सीधा सीधा। P बराबर 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, रूट 2 के स्क्वायर क्या हो गया 2 इंटू 4, 100 में 2 का भाग दिया कितना है 50, ये 50 वाट आपका उत्तर हो गया सीधा का सीधा। कितना वाट है 50 वाट। प्रतिबाधा को दी गई औसत शक्ति है जो हमारे पास कितना वाट है 50 वाट है। अभी ये धारा ही तो दी हुई है, ये क्या दी हुई है धारा। अब क्या है कि आपने बच्चे ने निकाला यहां जेड, यहां लिखा जेड, यहां जेड होता नहीं है भाई। यदि मैं यहां जेड लिखता हूं, भाई कहता है कि नहीं ये सर यहां जेड करो 50 कैसा है इसमें जेड करो, ठीक बात है। यदि यहां जेड आएगा ना तो वहां पर कोस 36.36 डिग्री भी आएगा, कोस 36.36 डिग्री आएगा। अब कोस 36.36 डिग्री कैसे आएगा, 4 माइनस J3 है यहां से आएगा। यहां से हमारे पास क्या बन जाता है टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है भाई, टेन थीटा बराबर आ जाएगा y बटा x 3/4। तो ये जो मान यहां से निकालोगे तो कोण मिलेगा 36.36 डिग्री। तो कोण 36.36 डिग्री मिलेगा ना, इस कोण की वैल्यू पुट करो। तो यदि आप जेड लोगे तो भाई कोण भी तो लेना ही पड़ेगा ना, केवल मैग्नीट्यूड थोड़ी लोगे, पूरा लेना पड़ेगा। उस केस में क्या होता है मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। आपका मानना तो सही है कि भाई हमारे पास ऐसी थ्योरी में ऐसी में होना चाहिए। इसका मान आएगा 0.8, इसका मान कितना आ जाएगा भाई 0.8। पहला मामला जो आपके 62.5 आया है इसको 0.8 से गुणा करना, ये लगभग 50 आएगा। ये करो, ये करो, अभी कह रहा हूं ये आपके पास आएगा यहां से टेन थीटा बराबर तो निकलता है, तो कोस का मान 36.36 डिग्री आ रहा है। चेक करो थीटा 36.36 डिग्री आ रहा है। मैंने पूरा कैलकुलेट किया ना, मैंने जेड से भी कैलकुलेट किया, मैंने जेड से भी कैलकुलेट किया, ऐसे नहीं मैं जेड से कैलकुलेट नहीं किया, मैंने भी पूरा पढ़ा प्रतिबाधा को दी गई औसत शक्ति कितनी, तो जेड से कैलकुलेट करेंगे। जेड से कैलकुलेट करूंगा तो एंगल भी तो आएगा, जेड से कैलकुलेट करूंगा तो एंगल का मेथड हो गया, एंगल आएगा। और जेड से मैं एंगल लेके आता हूं तो वैल्यू आई 50, और 50 ही मेरा अल्टरनेट दूसरे मेथड से डायरेक्ट आती है। इसीलिए कहते हैं कि पावर खपत जो करता है वो कौन करता है, पावर खपत करता है वो कौन करता है, प्रतिरोध। तो प्रतिबाधा भले ही पूछो, पावर खपत तो भी प्रतिरोध ही करता है। एक ही कमेंट को बार बार लगातार ना करें, ऐसे करने पर टाइम आउट या ब्लॉक की संभावना बढ़ जाती है। बार बार नहीं करें, मैंने एक चीज को एक बार पढ़ लिया, यहां क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना चाहिए। जिस जो बार बार कर रहे हैं ना वहां कमेंट एक बार में आराम से दिख जाता भाई। हाँ ओनली आर ही लेना चाहिए, ओनली आर से काम आपका हो रहा पूरा का पूरा सीधा सीधा। यदि जेड लेते हो तो मैं मना नहीं करता कि जेड नहीं, ये किसने मना किया जेड लेना, जेड ले सकते हो, प्रतिबाधा पूछा है। लेकिन जेड लोगे तो केवल है ना इसका 4 माइनस J3 से जो मैग्नीट्यूड निकाला है 16 प्लस 9 रूट का 25 यानी 5 आया जेड का मान, तो केवल जेड से काम नहीं चलेगा भाई, मैग्नीट्यूड से एंगल भी लेना पड़ेगा, एंगल भी लेना पड़ेगा। और जैसे ही आप एंगल लेते हैं तो वापस उत्तर तो यही आता है।
इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसी धारी में आई बराबर है तो इसकी आवृत्ति कितनी है? देखो ये है ना, हमारे पास ये साइन ओमेगा टी होता है, ये क्या होता है ओमेगा टी। तो ओमेगा बराबर क्या होता है 628। ओमेगा होता क्या है 2 पाई एफ बराबर 628। एफ बराबर क्या हो गया भाई 628 बटा 2 पाई, 2 पाई। अब 2 से काटा तो ऊपर आ गया 314, नीचे पाई, पाई का मान कितना 3.14, भाग दिया तो बराबर क्या है 100। 100 तो ये लो 100, 100 तो ये लो 100। कोई दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी। डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच संबंध क्या है? डेल्टा कनेक्टेड में लाइन करंट और फेज करंट। देखो भाई, सबसे पहली बात है, जो स्टार होता ना, स्टार में लाइन धारा और फेज धारा बराबर होती है, लेकिन लाइन वोल्टेज है, फेज वोल्टेज का √3 गुना होता है। लेकिन जैसे आप डेल्टा के बारे में बात करेंगे, डेल्टा में इस जो लाइन करंट है वो फेज करंट का कितना गुना होता है √3 गुना, और जो हमारे पास लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के बराबर है। डेल्टा पूछा तो √3 गुना करो, √3 गुना, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सी ऑप्शन। आराम से देखते चलो। 3 चरण प्रणालियों में 3 वोल्टेज में समान परिमाण और आवृत्ति होती है, लेकिन कितने डिग्री का अंतर होता है? 3 फेज सिस्टम में 3 फेज होता है ना, उसमें सभी में वोल्टेज एक समान है, आवृत्ति एक समान है, लेकिन फेज अंतर कितना डिग्री है? तो 3 फेज वाले में 120 डिग्री का। यदि 2 फेज का पूछता तो 90 डिग्री, और 4 फेज का पूछता तो भी 90 डिग्री, लेकिन 3 फेज में तो कितना होता है 120 डिग्री। ओके जी। लेड एसिड की एम्पियर घंटा दक्षता सामान्य किसके बीच होती है? लेड एसिड की एम्पियर घंटा दक्षता है, एम्पियर घंटा दक्षता वाट घंटा दक्षता की तुलना में ज्यादा होती है। एम्पियर घंटा दक्षता वाट घंटा दक्षता की तुलना में ज्यादा होती है। वैसे सामान्यतः इसको 80% से 90% कहते हैं, 80 से 90% कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं 70 से 80%। आंसर देने के लिए ये है लेड एसिड। और जैसे निकल आयरन आ जाता है तो इसकी हो जाती है 70 से 80%, और ये हो जाता है 60 से 70%। ये निकल आयरन की हमें इसकी पूछी है लेड एसिड की, तो 80 से 90% है, 90 की जगह इन्होंने 90 से 95 दिया। ज्यादा वाली करोगे? ठीक है भाई, ओके। व्यावहारिक वोल्टेज स्रोत E वोल्ट का EMF है और आंतरिक प्रतिरोध R ओम है। यदि I एम्पियर का लोड धारा आपूर्ति करता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या है? टर्मिनल वोल्टेज आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हमारे पास ये है E, ये R, ये है R, ठीक है। यहां पर जो इन्होंने कहा आई पर लोड आपूर्ति करता है, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है? टर्मिनल वोल्टेज का मतलब यहां वोल्टेज जो आएगा, यहां वोल्टेज का मान इन्होंने पूछा क्या है, यही पूछा कि नहीं पूछा? तो हमारे पास केवीएल क्या लगता है कि इधर है, जो धारा प्रवेश करेगी तो प्लस, बाहर निकलेगी माइनस, प्रवेश करेगी प्लस, बाहर निकलेगी माइनस। अब यहां से जैसे बाहर निकल रही है तो प्लस का निशान है, बाहर निकलने वाला निशान लेना चाहिए केवीएल में, तो प्लस का क्या है ई, यहां बाहर निकलने निशान माइनस। धारा प्रवाहित इसमें क्या हो रही है भाई? आई धारा कह रहा है ना, आई गुणा आर, तो आई आर माइनस ये क्या हो गया आई आर बराबर 0। ये आई आर है ना, ये क्या बन जाएगा वी, तो ई माइनस आई आर माइनस क्या हो गया वी बराबर 0। वी उधर चला गया तो ई माइनस आई आर बराबर क्या हो गया वी, तो वी बराबर क्या हो गया ई माइनस आई आर। ई माइनस आई आर कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ई माइनस आई आर कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन करेक्ट है। एक उपकरण जो ऑप्टिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्टिकल ऊर्जा का मतलब ही होता है प्रकाश ऊर्जा,
और जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है सौर सेलर कहलाता है। सोलर के बारे में कितनी लंबी चौड़ी कहानी दी उन्होंने, लेकिन पूछा तो इतना ही सही भाग है। ठीक है, इतना ही भाग पूछा ना, तो ये सोलर प्लेट है। अब यहां पर क्या है कि अंदर सोलर प्लेट लगी हुई है, ये पीएन जंक्शन है। यहां जैसे ही हमारे पास सूर्य की किरणें गुजरती है, गिरती है, तो फोटोन बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा होल का फ्लो होता है, और ये इलेक्ट्रॉन तथा होल के फ्लो होने के कारण हमारे पास विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। विद्युत ऊर्जा का निर्माण ये होता है। ओके जी, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत मशीनों के लिए पर्याप्त स्थायी चुंबक का एक वर्ग नहीं है? वर्ग है नहीं पूछा, कौन सा वर्ग नहीं है पूछा, तो आप कहेंगे भाई एल्निको तो है, एल्निको तो एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट। ठीक है, अब सिरामिक्स नाम सुना नहीं, सिलिकॉन सुना है। सिलिकॉन तो अर्धचालक होता है, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक है। सेमेरियम कोबाल्ट, कोबाल्ट तो हमारे पास है स्थायी सामग्री, तो ये हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब सिरेमिक्स और सिलिकॉन में चुंबक कौन सा है? तो आप कहेंगे ये तो अर्धचालक है, अर्धचालक तो चुंबक है नहीं, तो चुंबक यही होगा। तो कौन सा चुंबक नहीं है? सिलिकॉन। इन दो में से आपको विचार करके यही तो लगाना पड़ेगा। सिरेमिक्स को पढ़ोगे, सिलिकॉन को पढ़ोगे, आप कहोगे सिलिकॉन स्थायी चुंबक है क्या? नहीं है, सिलिकॉन तो अर्धचालक है। चुंबक का गुण होता तो कोई चीज को अपने पास पकड़ लेता, लेकिन सिलिकॉन पकड़ता थोड़ी, इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिलिकॉन के बारे में सब कुछ जानते हो। तो सिलिकॉन है जो हमारे पास अर्धचालक है, ये हमारे पास स्थायी चुंबक सामग्री नहीं है। और सिरेमिक्स के बारे में जानकारी है नहीं, लेकिन इन दोनों में सिलिकॉन के बारे में तो जानकारी है ही, इसलिए आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। अब ऐसे तो आपको लगेगा कि सर सिरेमिक्स नाम आपने पढ़ा ही नहीं, बाहर से आया, लेकिन नहीं, आप इसको ऑप्शन विधि से करना पड़ेगा, आपके पढ़ाई में से हो जाएगा। और जो भी कितने भी बच्चे हैं, जो मैंने पुराने बैचों में जितने में पढ़ाया, उससे बाहर एक सवाल नहीं है, उससे बाहर एक सवाल नहीं है। देखो कि खुशी इसी चीज की है कि सवाल बाहर से नहीं पढ़े, हम थोड़ा अच्छे से गहराई से पढ़े। कल महाराष्ट्र के बच्चों का एक मैसेज आया, एक गांव के 7 बच्चे थे, 7-8 बच्चे पढ़ रहे थे एक साथ ही, 7 बच्चे हैं, सातों का सातों सिलेक्ट हो गए। 7 बच्चे सातों के सातों क्या हो गए? सिलेक्ट हो गए। महाराष्ट्र ट्रांसफॉर्म में, मतलब महाराष्ट्र वितरण में, महावितरण में, वहां सिलेक्ट हो गए। और उन्होंने हिंदी में पढ़ा, पेपर आया मराठी में, भाई अपना तो मराठी में बैच है नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं पढ़ा तो ये गुरुजी ठीक रहे, लेकिन पढ़ा हिंदी में रहे। तो उन्होंने कई बार और कमेंट भी करते थे, सर आप महाराष्ट्र का बैच लॉन्च करो, महाराष्ट्र का बैच लॉन्च करो। हमने कहा यार इसी बैच को ले लो, हम महाराष्ट्र का बैच ही है, यही समझ लो आप। और वो बच्चे ऐसे रिजल्ट निकाल दे, हिंदी में पढ़ा, पेपर मराठी में दिया। जहां जहां मराठी में दिक्कत आई, इंग्लिश देख ली। हाँ भाई, इस फनी किड्स कॉमेडी वीडियो का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करो। जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहला तो 30 मिनट टाइम आउट है, ठीक है? नहीं 24 आवर। हाँ नीचे बढ़, ओके कंफर्म। मैंने आपको कहा भाई रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक ही कमेंट को बार बार करना अच्छा लगता है क्या? हाँ, तो डेडिकेशन है, हाँ बिल्कुल समर्पण। और कल परसों उसका वीडियो भी आएगा, मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा। कल मैं फोन पे तो बात की थी, उन्होंने कहा सर हमारे सबके साथ आप वीडियो कॉल में जुड़ो, आप हमारे गांव में आप ही हैं जो हमने इतने दिनों को सिलेक्शन हो गए, तो इसलिए आपको जुड़ना है। मैंने कहा बिल्कुल जी, निश्चित रूप से, ठीक है जी। निम्नलिखित में से कौन सा यातायात चिन्ह नहीं है? अनिवार्य नियामक चिन्ह, सावधान करने वाला चिन्ह, गणि विधि के चिन्ह, सूचना चिन्ह या अप्रत्याशित? बताइए कौन सा चिन्ह नहीं है? तो आप कहेंगे अनिवार्य चिन्ह तो होते हैं कि भाई जैसे हेलमेट पहनो, ये तो अनिवार्य चिन्ह, ये तो होते हैं। सावधान करने वाला चिन्ह, आगे विकट मोड़ है, आगे विकट मोड़ है, सावधान करने वाला चिन्ह भी है। यातायात में सूचना चिन्ह भी होता है। सूचना चिन्ह होता है कि जैसे मान लो जयपुर जाने का रास्ता इधर है और खेरतल जाने का रास्ता इधर है और महेंद्रगढ़ जाने का रास्ता इधर है, सब होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये भी सूचना चिन्ह, ये भी होता है। गणि विधि चिन्ह, गणि विधि होती एक्टिविटी। अब एक्टिविटी साइन कोई होता थोड़ी ना है, एक्टिविटी साइन होता है कि डांस का स्टेप क्या है, ये एक्टिविटी है ना। अभी
तो भाई डांस की स्टेप क्या है, यहाँ पीटी परेड करते हैं तो उसमें पैर और हाथ किस प्रकार कर्म रखते हैं, ये एक्टिविटी है। योगा करते हुए एक्टिविटी है। ये चिन्ह आपको योगा करने के चिन्ह वहां थोड़ी मिलेंगे, तो एक्टिविटी साइन नहीं मिलेंगे। यातायात चिन्ह कौन सा नहीं है, एक्टिविटी। स्कूल में एक्टिविटी रूम होता है जिसके अंदर ये चिन्ह बनाए जाते हैं, एक्टिविटी वाले। अगला 5S प्रणाली का प्रयोग किसके लिए करते हैं। 5S प्रणाली जापान की टेक्नोलॉजी है और ये जो उपयोग करते हैं हम गृह व्यवस्था का यानी हाउस कीपिंग के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं, तो आप कहना एक सिंपल नाम आएगा हाउस कीपिंग, यानी कोई भी चीज है जिसको सुरक्षित और सावधानी पूर्वक रखना है, हाउस कीपिंग लिए। जैसे मान लो सबसे पहला है शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छंटनी। फिर होता है सेट इन ऑर्डर, क्रम निर्धारण, क्रम। साइन यानी क्या होता है भाई, चमकाना। स्टैंडर्डाइज यानी मानक, और सस्टेन यानी लगातार बनाए रखना। तो ये 5S कॉन्सेप्ट है। पहला एस कौन सा है, शॉर्ट। दूसरा है सेट इन ऑर्डर, तीसरा है साइन, चौथा है स्टैंडर्ड, पांचवा है सस्टेन। तो ये हाउसकीपिंग प्रणाली का नतीजा रहता है। ओके। सड़क के पास बच्चों का चिन्ह है ऐसा, आसपास के क्या सामान दर्शाता, आगे पार्क है, अरे बच्चे हैं तो स्कूल जाएंगे भाई, पार्क है वो बुजुर्ग का थोड़ी ना है, घर नहीं, अस्पताल नहीं, अस्पताल का चिन्ह होगा, स्कूल जाएंगे बच्चे, कहां जाएंगे, बच्चे जाएंगे स्कूल, बच्चे कहां जाएंगे स्कूल। 5E कॉन्सेप्ट भी होता है, जैसे 5S कॉन्सेप्ट होता है ना, वैसा एक 5E कॉन्सेप्ट भी होता है। चेतावनी ट्रैफिक चिन्ह का आकार क्या होता है, चेतावनी चाहे कोई भी चिन्ह हो भाई, चेतावनी चिन्ह का आकार तो यही होता है, चेतावनी चिन्ह का आकार तो यही होता है। पूछे इसमें भी क्या आपको पृष्ठभूमि कैसी है, इसकी पृष्ठभूमि कैसी होती है, यानी बैकग्राउंड कैसा होता है, तो आप कहना पीला। चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह होता है काला। बॉर्डर कैसा होता है, तो बॉर्डर भी होता है काला, बॉर्डर एवं चिन्ह क्या होता है, काला। ठीक है, और यह है सामान्य चेतावनी का चिन्ह। इसके अंदर यदि आपने इस प्रकार बना दिया, ये हाई वोल्टेज का है इस प्रकार, लेकिन होता तो त्रिकोणी है, तो आप कहेंगे गोलाकार। गोलाकार तो हमारे पास इसका नहीं होता है, निषेधात्मक का होता है, निषेधात्मक है उसका होता है गोलाकार। आवश्यक चिन्ह होता है, आवश्यक चिन्ह उसका होता है गोलाकार। ठीक है, वर्गाकार या आयताकार कह दो, ये सूचनात्मक चिन्ह के होते हैं, सूचनात्मक चिन्ह के। फ्यूज हमेशा सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है, समांतर में क्यों जोड़ोगे भाई, न्यूट्रल में फ्यूज क्यों जोड़ोगे, सीरीज में ऐसी कोई विशेषता नहीं, सीरीज में जोड़ोगे, सीरीज में जोड़ोगे। फ्यूज सदैव क्या जोड़ा जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा। फ्यूज सदैव जहां सप्लाई आएगी वहां पर आप किस में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, और लाइव तार में ही जोड़ेंगे, लाइव तार में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। ऐसी कोई विशेषता नहीं होती, बिल्कुल विशेषता होती है, बिना विशेषता कुछ नहीं होता। दो पहिया वाहन चलाते समय किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग करना चाहिए, दोपहिया वाहन में सीट बेल्ट तो 4 फोर व्हीलर में, एयर बैग ही फोर व्हीलर में, हेलमेट है भाई दोपहिया में। कितने आसान सवाल। किसका उपयोग तारों की चौड़ाई मापने के लिए करते हैं, ट्राई स्क्वायर का नहीं, ट्राई स्क्वायर हमारे पास है जो होता है समतलता के लिए, उनके लिए लकड़ी का हथौड़ा, जो धात्विक सीट को सीधा करने के लिए। तार गेज है जिससे आप कह दो SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसका माप होता है 0 से 36। जैसे जैसे SWG का मान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास क्या होगा भाई, कि जैसे जैसे हमारे पास SWG का मान बढ़ेगा वैसा वैसा हमारे पास क्या होगा, आप बताइए भाई। तो आप कहेंगे व्यास है जो घटेगा, व्यास है जो घटेगा। क्लियर, तो ये मामला आ गया। बात बराबर है। धातु के दो टुकड़ों को किनारे से किनारे तक जोड़कर बना जोड़ क्या कहलाएगा, देखो भाई किनारे से किनारे जोड़ना ये हुआ, ये किनारे से किनारे हुआ कि नहीं, देख लो। किनारे से किनारे जोड़ने का मतलब ये हुआ, ये आया एक किनारा, ये आया दूसरा किनारा, ये किनारे से किनारे, इस जोड़ को कहते हैं बट जोड़।
एक दूसरे को ऊपर रखकर जोड़ने वाला क्या कहलाएगा? लैप जॉइंट। इस प्रकार जॉइंट से टी जॉइंट कहलाएगा। ये जॉइंट हमारे पास कॉर्नर जॉइंट कहलाए। सारे ऑप्शन है। तो ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है? बट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? बट जॉइंट। रेतीले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अर्थिंग का प्रकार क्या है? रेतीले क्षेत्रों में कौन सी काम ली जाती है? छड़ अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग नहीं ली जाती। प्लेट अर्थिंग ली जाती है हमारे पास सब स्टेशन पर। सब स्टेशन पर। पाइप अर्थिंग ली जाती है ट्रांसमिशन लाइन में। अत्यधिक वोल्टेज को पृथ्वी पर डिस्चार्ज करने के लिए कंडक्टर और जमीन के बीच जुड़ा उपकरण क्या है? अत्यधिक वोल्टेज को पृथ्वी पर डिस्चार्ज करना चालक और जमीन के बीच जुड़ा अर्थ कहलाता है लाइटनिंग अरेस्टर, त्वरित चालक। ये क्या कहलाता है? त्वरित। डिस्चार्ज करने का काम ही करता है। ये क्या कहलाता है? त्वरित चालक, लाइटनिंग अरेस्टर। है कि नहीं भाई? सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के पोटेंशियल को किस रूप में लिया जाता है? सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए पृथ्वी के पोटेंशियल को किस रूप में लिया जाता है? पृथ्वी का पोटेंशियल अनंत होता है, शून्य होता है, एक होता है, क्या होता है? पृथ्वी का पोटेंशियल शून्य होता है। अर्थ पोटेंशियल का मतलब ये हो गया, यह हमारे पास V क्या होता है? 0। R का मान होता है लगभग 1 ओम, और 1 ओम से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे 0.5 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन लगभग 1 होता है। और धारा का मान होता है उच्च। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा धारा इसमें प्रवाहित हो, तो ये मान क्या हो जाता है भाई? 0। बड़े विद्युत स्टेशन उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान कौन सा होगा? बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बड़े विद्युत स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए भाई। आदर्श मान है जो निम्नलिखित में से कौन सा है? 1 ओम, 0.5 ओम, 5 ओम, 10 ओम या अप्रत्याशित? बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए तो आप कहेंगे भाई बड़े विद्युत स्टेशनों के लिए उपयोग किए जाने अर्थिंग प्रतिरोध का आदर्श मान है जो लगभग 1 ओम है, 0.5 है, बड़े है। सब स्टेशन का पूछता तो 1 ओम। बड़े उत्पादन केंद्र का ये मैं जो टेबल लिखा तो उस टेबल के अंदर शामिल होता है। टेबल लिखा तो टेबल में शामिल होता है। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार का तार जोड़ा जाता है? इस प्रकार का, इसे कहते हैं रेट टेल। रेट टेल जिसमें तनन बल नहीं लगता, तनन बल नहीं होता। ठीक है, तनन बल नहीं होता, उसे कहते हैं रेट टेल जॉइंट। जीके के लिए कौन सी? राजस्थान जीके पढ़ना है तब तो पीआरपी की 4.0 आती है, तो 4.0 से बेस्ट कोई किताब है ही नहीं, तो उसको आप पढ़ लीजिए, उसको आप कर लीजिए। आइए सर, आइए। उठ गए आप? ओके, तो आज अगला क्लास करते हैं भाई। घरेलू वायरिंग में एक स्विच हमेशा कहां लगाया जाता है? बताओ भाई। हाँ, पिग टेल, इसको पिग टेल भी कहते हैं। रेयर टेल को पिग टेल भी कहते हैं, निश्चित रूप से। एक स्विच हमेशा कहां लगे? अर्थ वायर, तटस्थ वायर, विद्युतमय वायर, विद्युतमय वायर, लाइव। ठीक है, अगला देखो। वितरण बोर्ड को किस नाम से भी जाना जाता है? बताओ भाई। ब्रेकर पैनल, पैनल बोर्ड, विद्युत पैनल, या ये सभी, या अप्रत्याशित? वितरण बोर्ड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप कहेंगे वितरण बोर्ड को ब्रेकर पैनल भी कहते हैं, बिल्कुल। सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। पैनल बोर्ड भी वितरण बोर्ड को कहते हैं, बिल्कुल। विद्युत पैनल भी कहते हैं, सभी नाम है। सब नाम हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के नाम सभी है। ये लोको पायलट के लिए साइंस करा दीजिए। एलपी,
टेक्नीशियन एंड ग्रुप डी, आप सभी के लिए जो साइंस है वो निश्चित रूप से कराई जाएगी और वो साइंस की क्लास स्टार्ट होगी 6 अगस्त से। YouTube पर होगी, उसका टाइमिंग होगा 3 PM। 3 PM के अलावा तो कोई टाइम है नहीं मेरे पास, सारा टाइम है ही पेक, 3 PM है। ठीक है भाई। ये हमारे पास वायरिंग में ट्री प्रणाली है, ये है ट्री प्रणाली। तो ट्री प्रणाली कहाँ होती है? बहुमंजिला मकान के लिए, जैसे रूम 1, 4, 5, 3 ऐसे, एक मंजिल के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचों के लिए भेज सकते हो। तो बहुमंजिला इमारत में कौन सी प्रणाली लगाई जाती है? ट्री प्रणाली लगाई जाती है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है। उस वायरिंग लेआउट बिल्डिंग की दीवार के प्लास्टर के नीचे किया जाता है कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग यानी छुपी हुई। कंसील्ड वायरिंग का मतलब होता है छुपी हुई वायरिंग। ये डीसी मशीन में पी, पोल, लैप वाउंड, आर्मेचर के समांतर पथों की संख्या क्या है? देखो भाई, हमारे पास यदि लैप वाउंड है तो लैप वाउंड में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर है, और वेव वाउंड है तो समांतर पथों की संख्या 2 है। लैप पूछा तो पोलों की संख्या बराबर है, ये तो वेव वाउंड पूछता तो आंसर होता। डीसी जनरेटर में मुख्य ध्रुवों के नीचे फ्लक्स के वितरण पर आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को क्या कहा जाता है? मुख्य ध्रुव है, मुख्य ध्रुव है, उन मुख्य ध्रुव के नीचे जो हमारे पास होता है भाई, डीसी मुख्य ध्रुवों के नीचे फ्लक्स के वितरण पर आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र आर्मेचर रिएक्शन कहलाएगा। ये आर्मेचर का क्या कहलाएगा? रिएक्शन। जो हमारे पास चुंबकीय गुणों का ध्रुव को नष्ट कर रहा है, आर्मेचर करंट द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र है जो मुख्य ध्रुवों विपरीत होता है, जिसे हम कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। सर जी, आपका बैच चाहिए था एलएम हरियाणा का, न्यू बैच लॉन्च हो चुका है, जो मैंने आपको बता दिया था। क्वार्टरली क्लासेज में एडमिशन स्टार्ट है, 6 अगस्त को क्लासेज चलेगी, 6 अगस्त इसमें क्लासेज चलेगी, और 6 अगस्त को टॉपिक भी है, और डेली 3 घंटे इलेक्ट्रिशियन चलेगी। 3 घंटा आपके डेली इलेक्ट्रिशियन है, 1 घंटा चलेगी आपके कंप्यूटर की क्लास। ओके, चलो अगला है 4 पॉइंट स्टार्टर में, 4 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल किससे जुड़ी होती है? हमारे पास इसमें 9 वोल्ट कॉइल होती है, ये जो कॉइल होती है 9 वोल्ट कॉइल कहलाती है, ये। ठीक है, अब ये 9 वोल्ट कॉइल बताइए किससे जुड़ी हुई है? तो आप कहेंगे 9 वोल्ट कॉइल जुड़ी होती है प्रतिरोध से। 9 वोल्ट कॉइल किससे जुड़ी होती है? प्रतिरोध से। और फील्ड सर्किट से जुड़ी होती है क्या? नहीं, फील्ड सर्किट से नहीं। फील्ड सर्किट से हमारे पास 3 पॉइंट में जुड़ी होती है, 3 पॉइंट होती है ना, तो 3 पॉइंट में आप क्या होगे भाई? फील्ड सर्किट से जुड़ी होती है। ठीक बात है। दूसरा है कि आर्मेचर से जुड़ी हो क्या? आर्मेचर से बिल्कुल नहीं जुड़ी होती। आर्मेचर से तो हमारे पास होता है परिवर्ती प्रतिरोध जुड़ा होता है, एक सुरक्षात्मक प्रतिरोध के माध्यम से आपूर्ति लाइन के पार। हाँ, आपूर्ति लाइन के पार होते हैं, सुरक्षात्मक प्रतिरोध के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, सी ऑप्शन करेक्ट है। एमपी लाइनमैन वालों के लिए भी शुरू कीजिए क्लास। हाँ जी हाँ, एमपी लाइनमैन का बैच चल नहीं रहा है क्या अपने? नया बैच नहीं है, नहीं पुराना है, नया चाहिए आपको, कर देंगे ये भी। अगला भाई, मोटरिंग क्रिया में बल की दिशा किसके द्वारा निर्धारित होती है?
मोटरिंग क्रिया में बल की दिशा बताइए किसके द्वारा निर्धारित होती है? फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अंत्य नियम, दाहिने हाथ का अंगूठे नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो होता है वो जनरेटर के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? जनरेटर के लिए। जनरेटर है जो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? ईएमएफ की दिशा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है जो मोटर के लिए लागू होता है। मोटर में होता है चालक की गति, चालक की गति दिशा। चालक की गति दिशा ही बल की दिशा कहलाती है। तो बी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी। अगला सवाल, एक 6 पोल इंडक्शन मोटर की आपूर्ति 10 पोल अल्टरनेटर द्वारा की जाती है जो 600 आरपीएम पर संचालित है। तो हमारे पास मोटर 970 आरपीएम चल रही है, तो स्लिप क्या है? सबसे पहले तो हमें निकालनी पड़ेगी आवृत्ति। F बराबर PN बटा 120 है। अब ये कह रहा है हमें 6 पोल इंडक्शन मोटर की आपूर्ति है, आपूर्ति ये कर रहा है इस मोटर की इस आपूर्ति पर संचालित हो रही है। तो आवृत्ति कितनी आ रही है? P कितना है भाई? 10 और N कितना है? 600 बटा 120 काटा तो 5 बार बराबर 50 हर्ट्ज। आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। जैसे ही आवृत्ति 50 हर्ट्ज आई तो अब 6 पोल से मैं क्या निकालूंगा? NS बराबर है चुंबकीय क्षेत्र की चाल NS 120 इंटू F बटा क्या हो गया? P। अब बताइए 120 गुणा आवृत्ति तुमने निकाल दिया 50, P कितना? 6 बराबर ये आ गया 1000 आरपीएम। और ये जो हमारे पास 970 आरपीएम है ना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? NR यानी रोटर की गति। स्लिप क्या होता है? प्रतिशत स्लिप है क्या? प्रतिशत स्लिप होता है NS माइनस NR बटा NS गुणा 100। तो देखो NS कितना है? 1000 माइनस का 970 बटा क्या हो गया भाई? 1000 इंटू 100 प्रतिशत 0.000। 1000 में 970 का मतलब इसमें 30 में 10 का भाग दिया तो कितना आया भाई? 3%। 3% है। 3% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3% है हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। 3% कौन सा है? तो 3% है सी ऑप्शन। हो गया। एक ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीकरण धारा ट्रांसफॉर्मर में क्या उत्पन्न करती है? एडी करंट, फ्लक्स, शक्ति है, इनमें से कोई नहीं। एक ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीकरण धारा ट्रांसफॉर्मर में क्या उत्पन्न करती है? तो हमारे पास धारा है जो ट्रांसफॉर्मर में जैसे प्रवाहित होगी तो चारों ओर क्या उत्पन्न होगा भाई? चुंबकीय फ्लक्स होगा। क्या उत्पन्न होगा? तो आप कहेंगे जैसे धारा ट्रांसफर होगी तो क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा। फ्लक्स, चुंबकीय करण धारा ट्रांसफॉर्मर फ्लक्स उत्पन्न करती है। एसी ईएमएफ उत्पन्न करने वाली मशीन अल्टरनेटर, ये एसी उत्पन्न करती है और जनरेटर होता है और डीसी करता है। ट्रांसफॉर्मर उत्पन्न नहीं करता है, ये एसी टू एसी कन्वर्जन में काम है, सीधा उत्पन्न अल्टरनेटर करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ट्रांसफॉर्मर कोर का ऊपरी और निचली भाग क्या है? ये देखो ऊपर वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है। तो ट्रांसफॉर्मर कोर का ऊपर और नीचे वाला भाग कहलाता है योक। क्या कहलाता है? योक। और ऊर्ध्वाधर भाग जो होता है वो कहलाता है लिम्ब। लिम्ब हमारे पास क्षैतिज नहीं होता है, ये ऊर्ध्वाधर भाग है। ऊर्ध्वाधर भाग क्या कहलाता है? लिम्ब। और क्षैतिज भाग क्या कहलाता है? तो क्षैतिज भाग कहलाता है योक, ऊर्ध्वाधर भाग कहलाता है लिम्ब। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, एक ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर तब कार्य करता है जब, एक ट्रांसफॉर्मर अधिकतम दक्षता पर तब कार्य करता है जब कोर की हानि न्यूनतम होती है, लोहे की हानि न्यूनतम होती है, तांबे की हानि न्यूनतम होती है, या तांबे या लोहे की हानि बराबर होती है। तो अधिकतम दक्षता तब होती है जब हमारे तांबे की हानि और लोहे की हानि बराबर होती है। या आप ये कह दो, ऐसा नाम आता है ना अस्थिर हानि। तांबे की हानि क्या कहते हैं? अस्थिर हानि। अस्थिर हानि बराबर स्थिर हानि होती है।
ए स्थिर हानि बराबर स्थिर हानि होती है, तो हमारे पास दक्षता क्या होती है? मैक्सिमम। दक्षता क्या होती है? मैक्सिमम। 100% की बात नहीं हो रही है, मैक्सिमम की बात हो रही है, अधिकतम। हिस्ट्रेसिस हानि कौन से है भाई? हिस्ट्रेसिस हानि हमारे पास लौह हानि का प्रकार है। लौह हानि को एक नाम होता है कोर हानि, लौह हानि का दूसरा नाम है चुंबकीय हानि। ये सब लौह हानि के नाम है, चुंबकीय हानि। अब ये जो हानि है ना, ये दो भागों में बंटी होती है। एक होती है एडी करंट और एक होती है हिस्ट्रेसिस। हिस्ट्रेसिस, तो ये हमारे पास लौह हानि का ही भाग है, तांबे हानि नहीं। ये लौह हानि जो होती है स्थिर हानि कहलाती है। लौह हानि क्या कहलाती है? स्थिर हानि। कौन सा पदार्थ एक अच्छा अर्धचालक है? तांबा चालक है, अभ्रक कुचालक है, चीनी मिट्टी कुचालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है। जर्मेनियम के परमाणु कक्षा मतलब जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक 32, पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 4। जिसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास अर्धचालक है। सिलिकॉन है जिसके परमाणु कक्षा में 14 होते हैं, 2, 8 और 4 जोड़ दो 14 हो गए ना भाई, ये भी हमारे पास क्या अर्धचालक है। इन दोनों में जर्मेनियम की चालकता क्या होती है? चालकता इसकी जर्मेनियम की उच्च होती है, ये मामला। डायोड में धारा का प्रवाह क्या होता है? डायोड में धारा का एक दिशा होता है, प्रतिरोध में हमारे पास क्या होता है? द्विदिशीय। एक दिशा क्यों होता है? कि हमारे पास डायोड का सिंबल होता है ये होता है। यदि फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसमें प्रतिरोध का मान हमारे पास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रिवर्स बाइस में प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। जब धारा की दिशा बदलने पर उसका गुण बदल जाए, वो सब एक दिशीय एलिमेंट कहलाते हैं। तो डायोड हमारे पास एक दिशीय है, जबकि प्रतिरोध हमारे पास द्विदिशीय है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का उपकरण गैर दिशात्मक है और इसका उपयोग करंट और वोल्टेज के एसी और डीसी दोनों मानों के लिए किया जाता है? बताओ भाई, एसी और डीसी दोनों मानों के लिए किया जाता है, बताइए कौन सा है जिसका उपयोग एसी और डीसी दोनों मानों के लिए किया जाता है? गतिशील लोहा प्रकार, गतिशील कुंडल, डायनोमोमीटर, प्रेरण प्रकार। गतिशील लोहा कौन सा है? परमानेंट मैग्नेट, मूविंग आयरन। ये परमानेंट मैग्नेट, मूविंग कोइल। तो हमारे पास गतिमान कुंडल प्रकार PMMC बी करेक्ट है। ये ओनली डीसी पर है, ओनली डीसी है। इसकी दक्षता है जो उच्च होती है, इसकी दक्षता भी क्या रहती है? उच्च। और ये जो PMMC है ना, यूनिफॉर्म स्केल है, यूनिफॉर्म स्केल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है भाई? यूनिफॉर्म स्केल पर कार्य करता है PMMC। और जो मूविंग आयरन है ये हमारे पास एसी एंड डीसी दोनों पर, एसी एंड डीसी दोनों पर। क्लियर मामला भाई? हाँ करेक्ट है। ओके सही। एसी और डीसी दोनों को मापने के लिए किया जाता है, ये रहना ए ऑप्शन। बी है जो मैंने लिखा सही है, बी है ओनली डीसी है। एसी और डीसी दोनों मापने के लिए कौन सा है? ए ऑप्शन। अरे बिल्कुल मैंने लिखा सही है, वो निशान लगा तो मैं इसको लिखा दिया, मैं केवल डीसी का निशान लगा, लिखा तो एकदम बराबर ही तो है। अमीटर में शंट प्रतिरोध आम तौर पर क्या काम करता है? पहली बात तो एक माप सीमा बढ़ाने के लिए काम लेते हैं। क्या काम लेते हैं भाई? इसका काम लेते हैं माप सीमा बढ़ाने के लिए। जैसे मान लो ये है अमीटर, तो हमें यहां पर शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे। शंट प्रतिरोध हमारे पास, पहले सिंपल भाषा में बात करते हैं, ये हमारे पास निम्न मान का होना चाहिए। निम्न मान होगा तो यहां बाईपास जो करंट आएगी वो ज्यादा आएगी, इसे हम क्या कहते हैं? बाईपास करंट। बाईपास धारा क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो हम चाहते हैं कि शंट प्रतिरोध का मान कम हो। जो कम हो तो कम बराबर अधिक क्या होगा? तो आप कहेंगे कम। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब यह शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी होता है, RSH बराबर होता है हमारे पास RM गुणा M-1, ये हमारे पास होता है। अब पूछे शंट प्रतिरोध किसका बना होता है? तो आप कहेंगे शंट प्रतिरोध है
जो मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है भाई? मैग्नीन का। अगला सवाल, द्रव्यमान और गति के माप की प्रतिशत त्रुटि लगभग 2% और 3% है। द्रव्यमान और गति को मापने के द्वारा गतिज ऊर्जा का अनुमान में अधिक त्रुटि कितनी होगी? गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। ये हमारे पास है। इस केस में क्या होती है कि त्रुटियां हैं जो आपके पास जुड़ेगी सारी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास वेरिएबल क्या है? mv² है कि नहीं है? m कितना है? तो आप कहेंगे भाई देखो द्रव्यमान में 2% त्रुटि हुई। v² का मतलब हो गया v गुणा v, v में 3% और 2 बार v आया तो ये हो गया 3%। 3 3 6 2 कितना हो गया? तो आप कहेंगे त्रुटि हो जाएगी 8%। 8% हो जाएगी। यही होगा, करेक्ट है। चलो, अज्ञात आवर्ती उपयोग क्या करेंगे? तो कहेंगे एंडरसन ब्रिज। एंडरसन का ब्रिज, पुल मतलब ब्रिज है, तो एंडरसन ब्रिज याद करेंगे। एंडरसन ब्रिज होता है जो प्रेरक के लिए काम लिया जाता है। एंडरसन है जो प्रेरक के लिए काम लिया जाता है, वो भी निम्न मान का। और मैक्सवेल है, यह भी प्रेरक के लिए लिया जाता है लेकिन मध्यम मान का। और हेज ब्रिज होता है, वो भी प्रेरक के लिए लिया जाता है लेकिन उच्च मान का। डी शॉर्टी ब्रिज है, यह हमारे पास धारिता के लिए काम लिया जाता है। डी शॉर्टी ब्रिज हम किसके लिए काम लेते हैं भाई? तो डी शॉर्टी ब्रिज हम धारिता के लिए काम लेते हैं। वियन का पुल वेंस ब्रिज होता है। वियन का पुल क्या होता है? वेंस ब्रिज। ये आवर्ती के लिए काम लेते हैं। वेंस ब्रिज या विंस ब्रिज है, वो आवर्ती के लिए काम में लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। मापन उपकरण में संतुलन की स्थिति के तहत जो नियंत्रित टॉर्क है, विक्षेपित टॉर्क क्या होगा? संतुलन जब होगा तो हमारे पास ये विक्षेपण है और कंट्रोलिंग है बराबर होगा, क्योंकि संतुलन अवस्था है। संतुलन अवस्था में बराबर होगा। नियंत्रण बल आगुण है जो स्प्रिंग द्वारा होता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है ये प्रारंभ में जो आपको धारा हुई है, रासायनिक क्रिया हुई है, चुंबकीय गुण हुआ, उनके कारण उत्पन्न होता है जो प्रारंभ में धक्का दिया गया है। संतुलन में तो दोनों क्या देंगे? बराबर। ऊर्जा मीटर जो है वो कौन सा उपकरण है? रिकॉर्डिंग? ना, इंटीग्रेटिंग है। इंटीग्रेटिंग यानी समाकलित। समाकलित यानी कि जुड़ने वाला। इसमें मान जुड़ता जाता है। आपके घर के बाहर जो भी मीटर लगा होता है ना, उसमें जितनी भी रीडिंग होगी जुड़ती जाएगी। तो हमारे पास वो होता है। इंडिकेटिंग हमारे पास कौन से होते हैं? वोल्ट मीटर और अमीटर। ये तात्कालिक मान को बताएंगे। ये कौन से मान को बताएंगे? तात्कालिक मान को। और रेलवे लोको पायलट वगैरह लगते हैं तो वहां रिकॉर्डिंग उपकरण भी लगे होते हैं। बात ठीक है भाई? चलो, रिकॉर्डिंग का एक और एग्जांपल बता दो तो एक्स वाई प्लॉटर कह दो, क्योंकि एक्स वाई के अंदर ग्राफ बनाना पड़ता है, तो एक्स वाई प्लॉटर। ठीक है, हाँ। प्रतिरोध का मान किसके द्वारा मापा जाता है? या ओम मीटर। वाट मीटर क्या मापेगा? फिर वाट मीटर मापेगा शक्ति। वोल्ट मीटर क्या मापेगा? विभव। करंट मीटर क्या मापेगा? धारा, करंट मापेगा। तो प्रतिरोध कौन मापेगा? वाट मीटर। ठीक है मामला में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी आपके और मामला है। प्रतिरोध भी अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के कैसे हैं? तो अलग अलग प्रकार के ऐसे कि निम्न मान का है तो केल्विन डबल ब्रिज मापेगा, मैंने लिखा रखा है। मध्य मान का है तो ओम मीटर माप लो। ओम मीटर में भी देखो, ध्यान रखो, ओम शंट मीटर है वो तो निम्न मान का है, ओम सीरीज मीटर है वो मध्यम मान का है, व्हीट स्टोन ब्रिज है मध्यम मान का। इंसुलेशन के लिए मेगर होता है। डायनेमोमीटर वाट मीटर में स्थिर कुंडली होती है। वाट मीटर होता है जिसमें हमारे पास दो प्रकार की कुंडली होती है। एक हमारे पास होता है ये होता है। अब पूछा गया इसमें कौन सी कुंडली क्या होती है? तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास कहलाते सीसी, करंट कॉइल। ये हमारे पास स्थिर होती है। ये होती है पीसी,
प्रेशर कॉइल, ये हमारे पास अस्थिर होती है। ठीक है, तो हमारे पास ए ऑप्शन विद्युत में करंट कॉइल है जो स्थिर कुंडली है, पोटेंशियल कॉइल है जो हमारे पास क्या होती है भाई, जो गतिशील कुंडली होती है। विविधता कारक फैक्टर, विविधता कारक पावर स्टेशन पर व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग किसके द्वारा अनुपात है? बताओ भाई, विविधता कारक पावर स्टेशन पर व्यक्तिगत अधिकतम मांगों के योग और किसका अनुपात है? विविधता कारक यानी डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है? डाइवर्सिटी फैक्टर होता है अधिकतम, जो हमारे पास व्यक्तिगत अधिकतम मांगों का योग तो होता ही है, बटा शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग क्या है, बटा शक्ति केंद्र पर अधिकतम मांग, व्यक्तिगत मांगों का योग बटा केंद्र पर अधिकतम मांग, और इसका मान क्या होता है? तो मान 1 से अधिक होता है। मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। यह डाइवर्सिटी फैक्टर होता है। ट्रांसमिशन लाइन का आदर्श लाइन कब कहा जाता है? ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी कंडीशन है? R0G0 होगा तो RG बराबर LC होगा, या क्या होगा जब आपके पास ये आदर्श लाइन कहलाएगी? आदर्श लाइन आपके पास कब कहलाएगी, पहले तो ये बताइए। भी 61 में बैठे हो क्या? 63 में ये आ गए ना, जैक स्पैरो। हाँ बिल्कुल, ये हमारे पास क्या होती है? लॉसलेस लाइन। आदर्श लाइन कौन सी होगी? जो लॉसलेस, जहां हानियों का मान क्या हो गया? 0 हो गया, वही है। सभी दिशा में एक केंद्र शक्ति की तीव्रता वाले स्रोत से इकाई ठोस कोण द्वारा दिए गए स्थान में ल्यूमिनस फ्लक्स की मात्रा रूप परिभाषित किया गया। सभी दिशाओं में, तो सभी दिशाओं में जाती है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ल्यूमेन। ल्यूमेन इंटेंसिटी क्या कहलाती है? ये होती है ल्यूमेन अपॉन स्टेरेडियन। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी हमारे पास क्या कहलाएगी भाई? तो वो कहलाएगी हमारे पास ल्यूमेन स्टेरेडियन। और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी है वही तो कैंडेला कहलाएगी। सभी दिशाओं में ल्यूमेन की सभी दिशाओं में एक केंद्र शक्ति की तीव्रता वाले स्रोत द्वारा इकाई ठोस कोण द्वारा दर्शाए गए स्थान पर ल्यूमिनेंस फ्लक्स की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी को तो कर सकता, तो यहाँ क्या आएगी? ल्यूमेन की सभी दिशा आएगी, प्रकाशपुंज की सभी दिशा आएगी। बताओ भाई, कौन सा स्विचिंग डिवाइस सामान्य और अधिक बार स्थितियों के तहत विद्युत धारा को बनाने, ले जाने और तोड़ने में सक्षम है? धारा को बनाने, ले जाने और तोड़ने में फ्यूज, एचसीआर फ्यूज, प्रकाश बंदी, संपर्क करता। तो हमारे पास संपर्क करता मतलब कंडक्टर, कॉन्टेक्टर क्या होता है? कॉन्टेक्टर, ये कहलाता है कॉन्टेक्टर। धारा को बनाने में, ले जाने में और तोड़ने में सक्षम कौन है? कॉन्टेक्टर है। क्या कह रहा है? बी नहीं होना चाहिए। ये सवाल कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि देखो अब यहां ल्यूमेन रख के पढ़ो। ल्यूमेन की सभी दिशाओं में एक केंद्र शक्ति की तीव्रता, केंद्र शक्ति तीव्रता मतलब ल्यूमेन इंटेंसिटी बार बार के तीव्रता वाले स्रोत द्वारा इकाई ठोस कोण, स्टेरेडियन ठोस इकाई द्वारा दर्शाए स्थान पर दिए गए लुमिनेंस फ्लक्स, ये लुमिनेंस फ्लक्स तो यही कहलाती है कैंडेला। किससे कहते हैं? इकाई ठोस कोण पर प्रकाश फ्लक्स होगा या लुमिनेंस फ्लक्स होगा, तो इसे हम कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं आई बराबर होता है हमारे पास फाई बटा ए, सॉरी फाई बटा स्टेरेडियन, ये होता है। तो ये तो ल्यूमेन की सभी दिशाओं से शुरू होगा ना डेफिनेशन, तो ध्यान से पढ़ो इसको। संपर्क करता, विद्युत परिपथ को बनाने और तोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? स्विच का। बनाने और तोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? स्विच का। ठीक है। एक प्रकार की सुरक्षा जो इसके चरण कोण का संज्ञान लिए, यानी फेज एंगल का संज्ञान लिए बिना केवल धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। केवल किस पर निर्भर करती है? धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। वो हमारे पास बताइए क्या कहलाएगी?
तो आप कहेंगे केवल धारा के परिमाण पर अत्यधिक विद्युत धारा संरक्षण, दिशीय, अदिशीय, दिशीय न्यून। अदिशीय अत्यधिक विद्युत धारा संरक्षण है जो हमारे पास केवल धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। अदिशीय होती है जो केवल परिमाण पर निर्भर करती है। दिशीय तो हो ही नहीं सकती ना, अदिशीय ही होगा जो केवल परिमाण पर निर्भर करेगा। दिशीय कैसे हो सकती है? हाँ भाई, अगला सवाल बताओ भाई। कौन सा आयनित वायु और वाष्प युक्त कंडक्टर सामग्री के संयोजन के माध्यम से बिजली का निर्वहन है? पावर आर्क। ठीक है भाई, पावर आर्क है चिन्हकारी है जो आयनित वायु और वाष्प युक्त कंडक्टर की सामग्री के संयोजन के माध्यम से बिजली का निर्वहन करता है। निम्नलिखित कौन सा सर्किट ब्रेकर अपने माध्यम के रूप में हवा या गैस का उपयोग नहीं करता? हवा और गैस का उपयोग कौन नहीं करता है बताइए भाई। तो हवा और गैस का उपयोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो करता है। बल्क ऑयल, हवा और गैस का बल्क ऑयल है, ऑयल वाला नहीं करता। एयर वाला तो हवा करता है, SF6 में गैस होती है, मिनिएचर सर्किट में होता है। तो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर है जो आग बुझाने का माध्यम कौन सा है? तो आप कहेंगे मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल कौन सा कहलाता है? खनिज तेल। आर के रूप में खनिज तेल का प्रयोग करता है। और ये आपका 70 सवाल है। 70वां अंतिम सवाल आपके सामने है। बताइए क्या है जो गैस का विद्युत विकर्णन है जो लंबे समय तक विद्युत निर्वहन ऊष्मा उत्पन्न करता है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास इलेक्ट्रिक आर्क है। जो इलेक्ट्रिक आर्क गैस का विद्युत विकर्णन होता है, इलेक्ट्रिक आर्क। ये सारे अपने सवाल थे, ठीक है, जो आपने देखे हैं ध्यान से और पूरे के पूरे सवाल पढ़े। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और जो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्स लेना वो 6 अगस्त को क्लास से प्रारंभ हो रही है, आप इस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। जो 6 अगस्त को क्लास से प्रारंभ हो रही है, जो भी आपको बैच चाहिए, 6 अगस्त से आपकी कक्षाएं प्रारंभ है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिएगा। सिलेक्शन लेना है तो लेना ही है और अपने जी जान से पूरी मेहनत में लग जाना है। इस बात को आप ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, और इसमें जो किताब लेना चाहता है वो फ्लिपकार्ट, अमेजन का अवेलेबल, कोटिली क्लासेज ए पर भी अवेलेबल है। वहां से आप डायरेक्ट किताब परचेज कर लीजिए, वहां से मिल जाएगी। तो सारी सुविधा आपके लिए अवेलेबल है। बड़े तरीके से पढ़िए, मेहनत कीजिएगा। और मध्य प्रदेश वाले बच्चे हैं तो आज कमेंट कर देना मध्य प्रदेश वाले बच्चों को क्या क्या डिमांड है MP लाइनमैन वालों की। वो MP लाइनमैन के काफी बच्चे देखो, पहले टेक्निकल हेल्पर वाला थी, उनकी डिमांड पूरी करने लगी। हरियाणा लाइनमैन वाला है, अब MP लाइनमैन वाले, इनकी भी डिमांड पूरी करेंगे निश्चित रूप से। आज आप बता देना पूरी जानकारी भाई, ठीक है जी। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।